आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी समाअत हुई जो चीफ जस्टिस जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं उमर ताब बंदयाल, उनकी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के पर मुश्तमिल बेंच के जो 184 के 3 के तहत लिए गए नोटिस की जो सहाफ़ियों पर हमले का जो नोटिस लिया गया था, उस दरख्वास्त पर आज भी समाअत जारी रखी कि क्या वो ये नोटिस ले सकते थे या नहीं। इस तरह से तो उस पर तो आने से पहले, लेकिन ताकि आपको समझ आए कि आज की हियरिंग में क्या हुआ, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। आपको एक हम बताते हैं, जो बड़ी खबर है वो है कि चीफ जस्टिस जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उन्होंने अब एक नोट लिखा है जिसमें उन्होंने इस लार्जर बेंच को भी मुखातिब किया है। इस लार्जर बेंच की प्रोसीडिंग्स को भी उन्होंने ज़ेरे बहस लाए हैं। जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं उनको भी उन्होंने बेनकाब किया है, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी जजेस की सियासत और अपने साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक को भी इस नोट में डिस्कस किया है, जो कि बहुत ही दिलचस्प बातें हैं और बड़ी सुनने वाली हैं। हम अभी तक तो वो सुनते हैं कि जो इधर उधर से सीना ब सीना चलते हैं, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा उन मालूमात को इस नोट के हिस्से में लाए हैं। तो हम उस नोट का आगाज़ करते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जो हमने 2 जजेस ने, जो मेरे और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के पर मुश्तमिल जो बेंच था, उसने जो एक नोटिस लिया सहाफ़ियों पर हमले का, जिसमें एक सहाफ़ी ने कोर्ट में पेश होकर सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन की तरफ से एक दरख्वास्त दी और उस पर हमने नोटिस लेके उस दरख्वास्त को 184(3) के तहत नोटिस लेके हमने पब्लिक इंपॉर्टेंस का इकरार देके अपने आगे समाअत के लिए 26 को मुकर्रर करके मुख्तलिफ हुकूमती अहदेदारों से जवाब तलब कर ली। लेकिन कहते हैं कि अचानक एक सप्लीमेंट्री काज लिस्ट जारी हुई जिसमें एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया, जिसने उस आर्डर का जायज़ा लेना था जो उनके बकौल उस प्रेस रिलीज़ के बकौल डेविएशन थी जो रूटीन की प्रैक्टिस है उससे। और वो ये कहते हैं कि ये काम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिसने लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए जो नोट लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस को 6 सफ़ों का, उसमें उसने हमारे आर्डर के पैराग्राफ 1 to 13 को, यानी कि 1 से 13 तक का पैराग्राफ उसमें प्रोड्यूस ही नहीं किया, जबकि सिर्फ 14, 15 और 16 पैराग्राफ को प्रोड्यूस किया, जिसमें वो मतलब बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि इससे उनकी नीयत का अंदाज़ा होता है। फिर ये वो कहते हैं कि आईन पाकिस्तान में वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा इख्तियार तय किया गया है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पास जो अपने पास उसके जो केसेस आते हैं, जो अपीलें, जो पिटीशन आती हैं, उसको उनकी समाअत का दायरा कार है। फिर वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो जिसे कहते हैं हदायत दे सकती है वफाकी हुकूमत को। फिर वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो मातहत अदालतों में जो केसेस चल जाते हैं उनकी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली की हदायत दे सकती है। फिर वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास अपीलों की नज़र षानी का इख्तियार है, जो सुप्रीम कोर्ट में ही केसेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास तौहीन अदालत का इख्तियार है। फिर वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो मातहत अदालतें हैं, इंतज़ामी और ट्रिब्यूनल्स, उनमें जो फैसले होते हैं उनके ऊपर भी रिव्यू अपील सुनने का इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो वो ये कहते हैं कि लेकिन आइन में कहीं पर भी ये दर्ज नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं दिया गया कि एक बेंच सुप्रीम कोर्ट के ही दूसरे बेंच के बैठ के फैसले को रिव्यू करने लग जाए और उसको देखने लग जाए, या उसके हुक्मनामे को देखने लग जाए और मॉनिटरिंग बेंच बन के बैठ जाए। ये हो नहीं सकता। तो इसके बाद वो ये कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने चीफ जस्टिस को खुद से अपने आप को जज समझते हुए उन्होंने ही मेरे फैसले का, हमारे फैसले का जो 2 रुकनी बेंच का था, उसका हुक्मनामा जो था उसका जायज़ा लिया, चीफ जस्टिस को 6 सफ़ों का नोट लिखा और चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर एक कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने उसके ऊपर एक लार्जर बेंच बना दिया। जबकि वो ये कहते हैं कि ये फिर वो एक बात कहते हैं, हाँ वो कहते हैं लेकिन मेरी राय में ये मोजिज़ जो साथी जजेस हैं उनके पास इख्तियार नहीं है कि वो बैठ कर इस पर मज़ीद समाअत करें। और वो कहते हैं कि अगर वो ऐसी कोई समाअत करते हैं तो उसकी कोई आइनी हैसियत नहीं होगी, वो गलत तस्वुर होगी और उसके कोई कानूनी असरात नहीं होंगे, यानी कि कोई लीगल इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे उस फैसले के जो ये लार्जर बेंच करेगा। इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि 20 रुकनी अगस्त के 2 रुकनी बेंच ने जो फैसला किया, जो नोटिस लिया था, उसके ऊपर कमरा अदालत में मौजूद किसी लॉ ऑफिसर ने एतराज़ नहीं किया, लेकिन रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने खुद को जज समझते हुए फौरी तौर पर नोटिस ले लिया। फिर वो ये भी कहते हैं
जबकि 2 रुकनी बेंच ने भी कोई फैसला नहीं किया था। और अगर अभी सिर्फ एक नोटिस ही लिया था, अगर कोई कल को फैसला होता तो ये आईनी इख्तियार है, जो लोग मुतासिर होते हैं वो उसके खिलाफ रिव्यू कर सकते थे, लेकिन उनको ये मौका नहीं दिया गया। जबकि एक लार्जर बेंच खुद से बन के बैठ गया और वो कहते हैं कि ये लार्जर बेंच खिलाफ आइन है, और मॉनिटरिंग बेंच इस लार्जर बेंच को मॉनिटरिंग बेंच करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं खिलाफ आइन है और सुप्रीम कोर्ट का हर जज ओहदा संभालने से पहले आइन की पासदारी और आइन की हिफाजत का हल्फ उठाता है। फिर वो ये भी कहते हैं कि इस तरह की वो फिर मिसाल देते हैं कि पहले भी प्रैक्टिसेस होती रही हैं, जब जो सो कॉल्ड वो कह रहे हैं कि डेविएशन की गई जुडिशल प्रोसेस से। वो कहते हैं ये तो पहले चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में भी ये सब कुछ होता रहा, और जो मौजूदा मॉनिटरिंग बेंच जो ये अभी लार्जर बेंच 5 रुकनी है, इसमें बैठे हुए जजेस उन बेंचेस का हिस्सा होते थे जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार इसी तरह प्रोसीजर से डेविएशन करके बनाते थे। और फिर वो ये कहते हैं कि इससे पहले 2018 में जस्टिस साकिब निसार ने इसी तरह एक बेंच पेशावर में तोड़ के, जिसका मैं हिस्सा था, मुझे निकाल कर एक बेंच बनाया फौरी तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ, जिससे जस्टिस मंसूर अली शाह ने बाद में उस फैसले पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और अलहदा नोट लिख के उस जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का जो फैसला था उसको गलत करार दिया। फिर वो ये कहते हैं कि आइन चीफ जस्टिस को बेंचेस की तश्कील का तो इख्तियार देता है, लेकिन ये इख्तियार आइन चीफ जस्टिस को भी नहीं देता कि वो ये फैसला करें कि कौन सा केस कौन से बेंच के आगे फिक्स होगा। फिर इसी तरह वो कहते हैं कि रजिस्ट्रार के नोट से पता चलता है, जो कि एक सरकारी मुलाजिम है, कि उसने साबिक अपने जो सरकारी मुलाजमीन कोलीग्स हैं और जो एग्जेक्टिव है उनको बचाने की कोशिश की है। जस्टिस काजी फैज़ ये भी कहते हैं कि एक सरकारी मुलाजिम की रजिस्ट्रार के तौर पर तैनाती भी खिलाफ आइन है। फिर वो ये कहते हैं कि आइन अदलिया और एग्जेक्टिव में एक फ़र्क वाजे करता है, उनको अलहदा करता है उनकी पावर्स को, लेकिन जब हम सरकारी अफसरान को रजिस्ट्रार तैनात करते हैं तो एग्जेक्टिव को अदालती अमूर में गैर मामूली रसाई हासिल हो जाती है, गैर मामूली असर व रसूख हासिल हो जाता है। और ये तैनातियाँ सुप्रीम कोर्ट के जो मुस्तकिल अमला है उनके प्रमोट होने के हक़ को भी मुतासिर करती हैं, जबकि जो ये सरकारी मुलाजमीन जो बाहर से डेपुटेशन पर आते हैं वो अदालती रवायात और सुप्रीम कोर्ट के अमले को खातिर में नहीं लाते। फिर वो ये भी कहते हैं कि हमें यह मद्देनज़र रखना होगा कि मौजूदा रजिस्ट्रार को वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर से यहाँ पर तैनात किया गया। मतलब यहाँ हम आपको बता दें कि ये जो मौजूदा रजिस्ट्रार हैं ये वज़ीर-ए-आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान है उनके लाडले हैं, उनके नंबर 2 थे। तो वो ये कहते हैं कि उनको यहाँ पर लाया गया जब, ठीक है, और उस सुप्रीम कोर्ट में जहाँ पर के वज़ीर-ए-आज़म और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, उसी दफ्तर का एक ऑफिसर यहाँ पर रजिस्ट्रार तैनात कर दिया जाए। और फिर जबकि जो 20 अगस्त को हमने भी जो नोटिस लिया उसमें भी इसी हुकूमत के बहुत से इदारों से जवाब तलब किया गया, तो ऐसा लग रहा है कि उन अपने सरकारी साबिक कोलीग्स को बचाने के लिए रजिस्ट्रार ने ये हरकत की है। फिर वो ये भी कहते हैं कि रजिस्ट्रार वाज़े तौर पर अपने गलत का इस्तेमाल करते हुए उन केसेस को या तो ताख़ीर से मुकर्रर करते हैं या मुकर्रर ही नहीं होने देते जिनको हुकूमत चाहती है, सरकारी ओहदेदार चाहते हैं कि उनकी समाअत मुकर्रर ना हो, उनकी समाअत हो ही ना सके। तो ये रजिस्ट्रार जानबूझकर यही करते हैं क्योंकि ये उनके साबिक कोलीग हैं और हुकूमत से डेपुटेशन पर आए हुए हैं, सरकारी मुलाजिम हैं। फिर वो ये कहते हैं कि 23 अगस्त का जो ऑर्डर है वो एक गलतफहमी पर मबनी है, जिसमें ये कहा गया कि हमने 100 मोटो लिया है। वो कहते हैं 100 मोटो वो होता है, जस्टिस काजी फैज़ कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने कोई दरख्वास्त गुजार ना हो, कोई दरख्वास्त ना है, बल्कि वो जो कि खुद वो किसी मैटर का 100 मोटो ले ले। जबकि यहाँ पर एक दरख्वास्त गुजार पेश हुआ, उसने एक तहरीरी दरख्वास्त पेश की जो पब्लिक इम्पोर्टेंस की थी, उस पर हमने नोटिस लिया आर्टिकल 184(3) के तहत, तो ये 100 मोटो तो था ही नहीं। फिर वो ये कहते हैं कि ऐसी दरखास्तों का नोटिस लेने का तरीक़ाकार वतन पार्टी की दरखास्त में 9 जजेस ने तय कर दिया था, 9 जजेस के बेंच ने। फिर वो ये कहते हैं कि मौजूदा जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं उन्होंने खुद साख्ता तौर पर एक अदालती तरीक़ाकार वज़ा किया कि उस अदालती तरीक़ाकार के खिलाफ वर्जी हुई है, और खुद साख्ता तौर पर उस अदालती तरीक़ाकार के खिलाफ वर्जी का, जिसको वो कहने हैं कि डेविएशन, उसका जायज़ा लेने के लिए एक बेंच भी बना लिया और अपने साथ जजेस बिठा लिए, जबकि ये इख्तियार उनके पास नहीं था। फिर वो ये कहते हैं कि जो अवामी मुफाद है और जो बुनियादी हकूक़ के नाम पर माजी में भी अदालतों ने नोटिस लिए हैं जो कि दुरुस्त नहीं थे, उन
बेंचेस में ये मौजूदा लार्जर बेंच के जजेस भी बैठते रहे। उसमें उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा कि एक नामालूम नंबर से एक नामालूम नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया और उस नामालूम शख्स का भेजा हुआ नामालूम व्हाट्सएप जो मैसेज था वो सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल ने उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार के आगे रखा और उन्होंने उस नामालूम मैसेज को 100 मोटो में कन्वर्ट करके एक 5 रुकनी बेंच बना दिया, जिसकी सरबराही खुद उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार कर रहे थे। अपने साथ उनके मौजूदा बेंच के ही जो सरबराह हैं, कायम मुकाम चीफ जस्टिस भी हैं, जस्टिस उमर बंदियाल थे, जस्टिस एजाजुल हसन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, तीनों जजेस इस बेंच का हिस्सा हैं और जस्टिस सजाद अली शाह थे। और इन्होंने उस 100 मोटो पर जो मोबाइल फ़ोन के जो बैलेंस के ऊपर जो टैक्स लिया जा रहा था उसको मुअत्तल कर दिया और वो 1 साल तक मुअत्तल रहा, जिससे कौमी ख़जाने को 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा वो ये भी बताते हैं कि फिर रिको डे केस में भी यही हुआ था, जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस ने थे, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस जो इफ्तिखार चौधरी थे उन्होंने 100 मोटो नोटिस लिया और मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को भी अपने साथ शामिल किया, जबकि जो जस्टिस अजमत सिंह शेख थे उनको भी उस बेंच में शामिल किया और इन्होंने जो फैसला दिया उसकी वजह से पाकिस्तान को आलमी अदालत इंसाफ से 6.4 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, जुर्माना हुआ पाकिस्तान को। जबकि वो कहते हैं कि जो नोटिस हमने लिया उसमें तो कोई माली नुकसान का अंदेशा ही नहीं था, ना मुल्क को, ना रियासत को, ना हुकूमत को, लेकिन क्वेश्चन ऑफ लॉ पैदा हो गया। जबकि माजी में जब ये प्रैक्टिस की गई मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ और उन्हीं बेंचेस में ये जजेस भी बैठते रहे, लेकिन तब कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन जजेस में की तरफ से नहीं उठाया गया, कोई डेविएशन ऑफ प्रैक्टिस का क्वेश्चन नहीं उठाया गया। फिर वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो सहाफ़ी जो पेश हुए उन पर तशद्दुद हो रहा है, अगवा हो रहे हैं, जो एक फंडामेंटल राइट है उसकी मुतासिर किया जा रहा है और उस वजह से हमने फौरी तौर पर नोटिस लिया, क्योंकि ये अर्जेंट नोटिस का मामला था। क्योंकि अगर हमारे बाद नोटिस हम ना लेते और कल को फिर किसी सहाफ़ी के साथ ये मामला पेश आता था तो ये हम पर जिम्मेदारी आयद होती कि हमारे पास मामला आया था, हमने नोटिस ना लिया और उस वजह से एक और वाक़या हो गया। उसमें वो ये कहते हैं कि मैं वैसे तो तनकीद को वो कहते हैं मैं वेलकम करता हूँ, मैं नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि यहाँ पर एक सरकारी मुलाजिम जो रजिस्ट्रार बना हुआ है वो जज के हुक्मनामे का जायज़ा लेने लग जाता है और वो जज के, लेकिन वैसे जजेस का अगर उसको खतूत लिखे तो वो उनका कभी जवाब नहीं देता, जिसमें वो हवाला देते हैं कि मादी में मैंने जब ख़त लिखा कि मुझे जो बेंच बनाया गया उसमें जस्टिस उमर मकबूल बाकर को क्यों निकाला गया तो उसने जवाब ही नहीं आज तक दिया। फिर वो ये भी कहते हैं कि जस्टिस उमर बंदियाल से जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर लतीफ़ अफरीदी हैं उन्होंने मुकालमा करते हुए कहा कि एक तासुर जा रहा है कि एक जज के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है जस्टिस काजी फायसा के साथ, जिससे जस्टिस उमर बंदियाल ने इनकार किया। लेकिन माजी में भी ये हो चुका है कि जब मैंने और जस्टिस मकबूल बाकर ने एक नोटिस लिया वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से सेनेट के इलेक्शन में पैसे के इस्तेमाल का, तो जस्टिस मकबूल बाकर को निकाल कर मुझे अपने साथ बिठाकर एक नया बेंच बनाया गया, जिसमें जस्टिस चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने साथ जस्टिस उमर बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन को शामिल और जस्टिस मुशीर आलम को साथ शामिल कर लिया और उस बेंच ने वज़ीर-ए-आज़म के बजाय मेरे खिलाफ फैसला दे दिया कि मैं वज़ीर-ए-आज़म के केसेस नहीं सुन सकता। तो उसके बाद बताइए क्या तासुर जाता है कि क्या जजेस में तफरीक है कि नहीं, क्या इम्तियाजी सलूक है कि नहीं। और फिर वो ये कहते हैं कि इस सब के बावजूद मैंने सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान से हमेशा इज़्ज़त का ताल्लुक़ रखा और उनसे हमेशा दोस्ताना और मुफाहमाना रवैया रखा। वो कहते हैं कि इसके बावजूद अगर अब आप देखें कि साथी जजेस को अगर कोई गलतफहमी या खदशात थे उस आर्डर पर जो 20 अगस्त को हुआ तो वो हमसे 2 रुकनी बेंच से रब्ता करते, हमसे बैठकर बात कर लेते, हम उनको समझा देते, गलतफहमी दूर हो जाती। लेकिन ये मामला इंतहाई खुफिया तौर पर चलाया गया और रजिस्ट्रार ने खुफिया तौर पर एक नोट लिखकर कायम मुकाम चीफ जस्टिस को भेजा और खुफिया तौर पर एक लार्जर बेंच बनाने के लिए एक सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जारी कर दी गई, जिसका इल्म मुझे मीडिया से हुआ, मुझे सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुआ। तो वो ये कहते हैं कि इसके बाद अब मैं समझता हूँ कि ये मामला अब ये जो बेंच है ये लार्जर बेंच नहीं कर सकता इसकी समात, ये मॉनिटरिंग बेंच है और ये नहीं कर सकता इसकी समात अपने। तो इससे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल पर मुश्तमिल जो बेंच है वो इस जो लार्जर बेंच जो अब चल रहा है इसके वो जो इख्तियार है, इसकी जो समात है, दायरा कार है, इस पर ही सवाल उठा रहा है। तो अब आपको अगर देखा जाए तो ये बज़ाहिर लग रहा है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा और इस वक्त जस्टिस उमर बंदियाल और ये बेंच आमने सामने है। तो उसी पर जो आज समात हुई जिसमें हेल्ड इन अबायंस किया गया है वो आर्डर जो ज़ियाउल हक की, वैसे तो टर्म है आमिर गद्दार ज़ियाउल हक की,
वो टर्म यहाँ पर यूज़ हुई है। उन्होंने आइन को हेल्ड इन एबायस किया था, इन्होंने इसको ऑर्डर को हेल्ड इन एबायस किया है। तो उस पर जो अटॉर्नी जनरल थे, शुरू में उन्होंने इसी नोट का हवाला दिया और उन्होंने कहा ये तासुर जा रहा है कि वो ऑर्डर हेल्ड इन एबायस है और ये मॉनिटरिंग बेंच है, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हम यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ देख रहे हैं कि क्या इसी तरह से जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल खुद ही से वो ऑर्डर टेकअप कर सकते थे, और वो दरख्वास्त टेकअप करके अपने आगे फिक्स कर सकते थे, या चीफ जस्टिस का ये इख्तियार था। और हम ये भी देखना चाहेंगे कि क्या दरख्वास्त गुजारों ने इदारे पर अदम एतमाद करते हुए एक बेंच के ऊपर एतमाद का इजहार किया, तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। इस दौरान जो जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद थे, उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि सबसे अहम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की यूनिटी है। तो हम ये समझते हैं कि क्या ये बेहतर ना होता कि उन दो जजेस को भी इस लार्जर बेंच में शामिल किया जाता है, यानी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। लेकिन बहरहाल उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने मुख्तलिफ फ़ैसले पढ़े और वो बार बार ऐसे फ़ैसले पढ़ते रहे जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमेशा होता रहा है कि जब भी कोई बेंच कोई दरख्वास्त टेकअप करता था, उसके आगे पेश होती थी, तो वो उसको नोटिस में बदल के भेजता चीफ जस्टिस को था कि आप इसको बेंच के आगे मुकर्रर कर दें, लेकिन ये खुद से नहीं मुकर्रर कर सकता था। यहाँ पे ये हुआ कि खुद से मुकर्रर की गई। तो इस पर जो थे जस्टिस मोहम्मद अली मदर, उन्होंने क्वेश्चन किया कि आर्टिकल 184(3) कहता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल टेक नोटिस, और सुप्रीम कोर्ट क्या है। तो जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो 17 जजेस हैं इस अदालत के, वो सुप्रीम कोर्ट हैं, चाहे वो इकट्ठे बैठे हों या वो अलग अलग मुख्तलिफ बेंचेस में बैठे हों, वो सुप्रीम कोर्ट ही होंगी। और अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि ये एम्बिग्विटी है इसके अंदर कि क्या वाकई सिर्फ चीफ जस्टिस ही ये बेंच तश्कील दे सकते हैं, उनको ही फाइल जानी चाहिए। लेकिन जो अब तक प्रैक्टिस होती आई है उसमें तो यही है कि उनको भेजा जाता था जो फाइल, और वो बनाते थे बेंच। तो उसके ऊपर फिर उसके बाद काफ़ी लंबे उनके दलाइल चले, और उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जब बारी आई सुप्रीम कोर्ट बार के सदर लतीफ़ अफरीदी और पाकिस्तान बार कौंसिल के जो वाइस चेयरमैन है खुशदिल खान, उनके दलाइल देने की बारी आई, तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कल तक के लिए समाअत मुअत्तल कर दी और कहा कि आप कल आकर दलाइल दीजिएगा। तो टेक्निकली अभी भी उन्होंने जो वो ऑर्डर है हेल्ड इन एबायस रखा हुआ है, जिसको कि हेल्ड इन एबायस रखने को जस्टिस काजी फाइज ईसा गैर कानूनी गैर आइनी कह रहे हैं, और इस तरह से बेंच के क़याम को पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। तो अब देखते हैं कल की समाअत बहुत अहम होगी। आज तो कम से कम यही लगा कि अटॉर्नी जनरल दरअसल जजेस को ही उन्हीं के जो वो पहले से सोच के तकरीबन बैठे हुए थे, क्योंकि हेल्ड इन एबायस तो वो पहले से कर चुके हैं इस फैसले को, वो उसी को ही तकरीबन एंडोर्स कर रहे थे। अब देखते हैं कल सुप्रीम कोर्ट बार और जो पाकिस्तान बार कौंसिल है वो क्या मौक़िफ़ लेती है, क्योंकि इतना तो आज लतीफ़ अफरीदी साहब ने इशारा दे दिया जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं कि इस मामले को एक और एंगल से भी देखना होगा। तो वो देखते हैं वो कल क्या एंगल होगा। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।